हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1789 से 1799 तक फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया जिसमें कि वहाँ के लोगों ने वहाँ का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको कई बार चेंज किया। इसी चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली 1789 तक वहाँ मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, 91 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, 93 में या रिपब्लिक हो गया एंड 99 में ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो इस पूरे ट्रांजिशन को 89 से 99 तक के जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म चेंज हुआ इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। टोटल 7 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बिफोर 1789, इसमें हम लोग बैकग्राउंड जानेंगे फ्रांस का, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ और फिर कुछ चेंजेस आए वहाँ, वो देखेंगे। थर्ड, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर नेशनल कन्वेंशन। सिक्स्थ, डायरेक्टरी। ये चारों जो हैं ये वहाँ के गवर्नमेंट्स थे 89 से 99 तक। इनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा वहाँ के पॉलिटिक्स को शेप करने में, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्ट, इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, ड्रॉबैक रहा, वो जानेंगे। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी के बुक में टॉपिक्स का डिवीज़न इस तरह से नहीं किया हुआ है। बैकग्राउंड बता रखा है, आउटब्रेक दिया हुआ है और फिर बाकी ये चारों जो गवर्नमेंट हैं इसको इन टॉपिक्स के अंदर में ही दे दिया है। तो जिस वजह से हमारे माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रह जाता है, डाउट्स रह जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे जिससे कि सारा डाउट्स क्लियर हो सके। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। 1789 से पहले फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, पॉइंट वाइज देखते हैं। सब उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल। ये चारों पॉइंट्स पर हम डिटेल में जानेंगे वहाँ के सोसाइटी के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोशल बैकग्राउंड से। ठीक है, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी इस पर नज़र डालते हैं। तो 1789 तक फ्रांस में या यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी 2 सिस्टम जो था बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट था, स्टेट सिस्टम एंड फ्यूडल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम क्या था देखते हैं। तो स्टेट सिस्टम एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें कि सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइडेड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी ग्रुप्स के मेंबर थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थे एंड थर्ड स्टेट में कॉमनर्स थे। फर्स्ट स्टेट में कौन कौन मेंबर्स हुआ करते थे? तो फर्स्ट स्टेट में चर्च से रिलेटेड लोग, जैसे बिशप्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, आर्क बिशप हो गए, एबॉट्स हो गए, ये लोग फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे। इनकी पॉपुलेशन बाय 1789 फ्रांस में अराउंड 1 लाख के थी एंड इनके पास जो लैंड थी या लैंड ओनिंग जो था इनका, वो 15% लैंड था। तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन हो जाता है। इनका एवोल्यूशन भी चर्च का या क्लर्जी का मेडिवल एज में धीरे धीरे हुआ और ये बाय द टाइम 11-12 सेंचुरी आते आते बहुत ही पावरफुल बनकर उभरे और अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेट, नोबिलिटी। इस स्टेट में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे, स्टेट ओनर्स जो थे, वो लोग बिलोंग करते थे। ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो हुआ करते थे वो सब सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे। उस समय लगभग वहाँ 4 लाख के बराबर इनकी पॉपुलेशन थी और इनका जो इनके पास टोटल मिला के जो लैंड्स हुआ करती थी वो 25% थी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थर्ड स्टेट में देखते हैं। थर्ड स्टेट में कौन कौन मेंबर्स थे? तो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, कुछ एजुकेटेड थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी वो थर्ड स्टेट को ही बिलोंग करती थी। ये 95%, अराउंड 95% पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो उस समय थर्ड स्टेट कॉमनर्स में थी। ठीक है, तो इनमें डिफरेंसेस क्या था? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट जो था ये दोनों प्रिविलेज क्लास थे। ठीक है, प्रिविलेज क्लास थे मीन्स, प्रिविलेज मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो इन दोनों क्लर्जी और नोबिलिटी को
वहाँ के मोनार्क के द्वारा बहुत सारा प्रिविलेजेस मिला हुआ था जो कि कॉमनर्स को नहीं मिला हुआ था। ठीक है, जैसे बहुत सारे टैक्सेस थे, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों टैक्सेस जो था फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, ये दोनों को नहीं देने होते थे और सारा का सारा बर्डन जो था वो कॉमनर्स पे दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस में टाइट्स एंड टाइल। ठीक है, टाइट्स जो था वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे, पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनको अपने प्रोड्यूस का 10% जो टैक्सेस था वो चर्च को देना होता था, क्योंकि चर्च भी टैक्स लेती थी। ठीक है, तो उन्हें अपने प्रोड्यूस का 10% चर्च को देना होता था। ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। नेक्स्ट, टेल या टाइल, ये भी जो टैक्स था ये स्टेट का टैक्स था, मींस मोनार्क के द्वारा लिया जाता था, वहाँ के सरकार के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों टैक्स तो डायरेक्ट टैक्सेस थे। बहुत सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, जैसे कि टोबैको हो गया, सॉल्ट हो गया, या डे टू डे कंजम्पशन का जो भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो वो सब टैक्स का भी बर्डन थर्ड स्टेट पे ही दिया जाता था, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट तो प्रिविलेज क्लास के थे, तो इन पे कोई सा भी टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, तो ये वहाँ पर का स्ट्रक्चर था। किंग जो था वो स्टेट सिस्टम के बाहर का हिस्सा था, वो ना तो फर्स्ट स्टेट, ना सेकंड स्टेट, ना थर्ड स्टेट को बिलोंग करता था, वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कौन से लोग किस स्टेट में रहेंगे ये कैसे डिसाइड होता था? ये बाय बर्थ होता था फ्रेंड्स। मींस अगर किसी ने क्लर्जी के यहाँ जन्म लिया है या किसी ने नोबिलिटी के यहाँ जन्म लिया है तो वो प्रिविलेज क्लास का मेंबर्स कहलाएगा। ये बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता था, इसमें किसी मेरिट की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर कोई कॉमनर्स है और वो बहुत ही एजुकेटेड है, मेरिटोरियस है, रिच भी है, ट्रेडर्स मर्चेंट्स, तो भी वो प्रिविलेज के हकदार नहीं होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर था स्टेट सिस्टम का। इसमें प्रॉब्लम यही था कि जो कॉमनर्स थे वो काफ़ी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इस सिस्टम के वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिच में क्लर्जी एंड नोबिलिटी ही थे, बट मोनार्क जो था इनको वेव कर देता था सारा टैक्सेस। इन प्रिविलेजेस भी काफ़ी सारे थे, जैसे गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिसेस में फ्यूडल्स का ही या नोबल क्लास के लोगों का ही डोमिनेंस रहता था, उसमें कोई भी कॉमनर्स जो थे वो नई पोस्ट को पे बैठ सकते थे। तो इस वजह से ये जो सिस्टम था काफ़ी पार्शियल सिस्टम था, काफ़ी भेदभाव करने वाला सिस्टम था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम भी मेडिवल यूरोप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। ऑलमोस्ट सारा यूरोप में ये प्रिवेलेंट था, जो कि 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी में अपने पीक पर पहुंचा। फ्यूडल सिस्टम बाय 18th और 19th सेंचुरी पे जाके कम्प्लीटली एबॉलिश हुआ। तो इस सिस्टम का क्या फीचर्स है वो देखते हैं। फ्यूडल सिस्टम जो था सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए था। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट पे थे किंग, सेकंड लेवल पे नोबल्स थे, थर्ड पे नाइट्स थे एंड सबसे लोएस्ट लेवल पे पीजेंट्स थे फ्रेंड्स। इससे ये सिस्टम फंक्शन कैसे करता था? तो किंग जो था वो लैंड का ओनर्स हुआ करता था, अपने पूरे नेशन के लैंड का ओनर हुआ करता था। वो अपने लैंड को क्या करता था कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके नोबल्स लोगों को दे दिया करता था, लैंड लॉर्ड्स, लैंड ओनर्स को दे दिया करता था। क्यों दे देता था? ताकि वो उस पर प्रोड्यूस कर सकें, उसका यूज़ कर सकें और उसके बदले में किंग को मनी प्रोवाइड कर सकें, कैश में, काइंड में, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो मिलिट्री सर्विस देना होता था। मींस नोबल्स अब बाध्य हो जाता था वो लैंड लेने के बाद किंग को मिलिट्री सर्विस देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नोबल्स क्या करता था? वो नोबल्स खुद तो वॉरियर है नहीं, तो वो नाइट्स को, जो कि प्रोफेशनल वॉरियर्स एंड फाइटर्स हुआ करते थे, उनको वही लैंड दे देता था। ठीक है, अब नाइट्स क्या करते थे कि पहले तो वो नोबल्स के प्रति ऑब्लाइज्ड हो गए, क्योंकि अब वो उनके लैंड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें भी कुछ नोबल्स को देना होगा, तो वो मिलिट्री सर्विस के लिए तैयार रहते थे और उनके लैंड को प्रोटेक्ट करना भी
नाइट्स का ही जिम्मेदारी था। नेक्स्ट, सबसे लोएस्ट लेवल, लोएस्ट हायरार्किकल लेवल पे पीजेंट्स थे। नाइट्स खुद तो फार्मिंग करेंगे नहीं, एग्रीकल्चर करेंगे नहीं, तो वो क्या करते थे कि अल्टीमेटली वो पीजेंट्स को लैंड को दे देते थे, ठीक है। और पीजेंट्स का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही थे। तो पीजेंट क्या करते थे कि उनके लैंड को यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और उसका जो भी प्रोड्यूस होता था वो शेयर करते थे ऊपर, अपने से ऊपर के लेवल्स में, और जो रिमेनिंग रह गया वो अपने पास रख लेते थे। इशू क्या था, सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। दिक्कत ये था फ्रेंड्स कि पेजेंट्स तक आते आते इन्हें इतना टैक्स देना होता था, ये नाइट्स को भी टैक्सेस देते थे एंड नोबल्स को भी टैक्सेस देते थे, तो इनके पास कुछ भी या बहुत ही कम बच जाता था, ठीक है, जिस वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता था। ये एक पॉवर्टी साइकिल में फंसे रह जाते थे, ठीक है। ये तो इकोनॉमिकल कंडीशन हो जाता था इनका। दूसरा ये कि इनके पास कोई लिबर्टी भी नहीं हुआ करती थी। एक बार अगर ये जिस लैंड के साथ टाई अप हो गए, वो लैंड को ये फिर छोड़ नहीं सकते थे, भले ही उस लैंड से इनका कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहा हो इकोनॉमिकली या नहीं हो रहा हो, वो जब तक नोबल्स नहीं चाहता था वो उनको रिलीज़ नहीं करते थे। अगर ये भाग भी गए किसी दूसरे लैंडलॉर्ड के यहाँ जाकर काम कर रहे हैं तो इनको मार दिया जाता था। तो लिबर्टी भी नहीं थी इनके पास। इस वजह से पेजेंट्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये क्लास कभी भी अपने गरीबी से उभर नहीं पा रही थी। इस पूरे ट्रांजैक्शन में लैंड जो था वो ओनरशिप किंग की ही हुआ करती थी। ऑन पेपर वो अभी भी किंग का होता था, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नोबल्स जो था वो अब ओनरशिप एक तरीके से हो गया था, क्योंकि सारा काम तो वही देख रहा है उस लैंड पे, सारा अथॉरिटी उस लैंड पे उसी की चल रही है। तो इस वजह से नोबल्स भी काफ़ी पावरफुल क्लास बन के उभरा। इन दोनों सिस्टम्स में, स्टेट सिस्टम्स एंड फ्यूडल सिस्टम्स में, सबसे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो कॉमनर्स का ही हो रहा था, वो पेजेंट क्लास के लोगों का ही हो रहा था, जिस वजह से वो लोग काफ़ी अंदर ही अंदर अब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। सोसाइटी ये जो पूरी थी अंदर ही अंदर घुट रही थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड। पॉलिटिकली भी फ्रांस बहुत वीक था, बहुत ही पुअर था। जानते हैं रीजंस। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ हेड ऑफ द स्टेट किंग होता है। फ्रांस में किंग जो था वो एब्सोल्यूट था। इट मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड पावर था उसके पास। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि उसके डिसीजन को, उसके एक्शन को क्वेश्चन कर सके या कंट्रोल कर सके। अब वो फ्रांस का सुप्रीम लीडर था। लुई 14, लुई 15, लुई 16 ये सारे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऑल इनकम्पिटेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड, करप्ट एंड एक्सपेंसिव। किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए वहाँ गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों का इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों एक दूसरे के पावर को चेक एंड बैलेंस करते हैं। बट फ्रांस में ऐसा नहीं था। वहाँ पार्लियामेंट भी नहीं था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जीक्यूटिव भी नहीं था, और एक इम्पार्शियल जुडिशरी भी नहीं था, जिस वजह से ये तीनों ऑर्गन्स इनकम्पिटेंट थे, करप्ट थे, डिसऑर्गेनाइज्ड थे और एक्सपेंसिव थे। लेजिस्लेशन का जो काम था फ्रांस में, वो किंग का एक काउंसिल हुआ करता था 5 मेंबर्स का, वो लोग ही लॉ मेकिंग का काम करते थे, उनके द्वारा ही एग्जीक्यूट भी किया जाता था। तो पीपल का जो कॉमनर्स थे उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता था इसमें, जिस वजह से ये अकाउंटेबल लोगों के प्रति नहीं होते थे। जुडिशरी भी जो था वो नोबल क्लास को ही बिलोंग करता था, मीन्स नोबल क्लास के लोग ही इस पोस्ट पे बैठा करते थे, जिस वजह से यह करप्ट भी था। तो ये सिस्टम को मेंटेन करना और उसे एक्सेस करना बहुत एक्सपेंसिव भी था। इस वजह से वहाँ की जो तीनों ऑर्गन्स थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों इनकम्पिटेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड, एक्सपेंसिव एंड करप्ट थी। नेक्स्ट देखते हैं, नो एक्यूरेट कोड ऑफ लॉ। इट मीन्स कोई भी एक एग्जैक्ट प्रॉपर कोड ऑफ लॉ नहीं था। एक प्रोविंस में एक सब्जेक्ट को लेकर एक लॉ है,
उसी सब्जेक्ट को लेकर दूसरे प्रोविंस में कुछ और लॉ है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हुआ करता था, बहुत ही एम्बिग्यूअस हुआ करता था ये लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या कि टाइप्स ऑफ कोर्ट तो थे अलग अलग, बट उनका जुरिस्डिक्शन बहुत वेल डिफाइंड नहीं हुआ करता था। मीन्स कौन सा कोर्ट कौन से केस को हैंडल करेगी ये बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड नहीं था। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक था वहाँ के सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं, सेलिंग जुडिशियल पोस्ट लोअर क्लास कुड नॉट सीक जस्टिस। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वहाँ करप्शन और इनजस्टिस का बोलबाला होगा। तो फ्रांस में जुडिशरी जो थी में जो जजेस थे, क्या वो सेलेक्ट होकर आते थे, क्या वो इलेक्ट होकर आते थे? नहीं फ्रेंड्स, ना तो उनका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता था और ना ही वो इलेक्ट होकर आते थे। वो पोस्ट को परचेज करके आते थे। मींस नोबल क्लास के लोग या रिच पीपल जो थे वो उस पोस्ट को परचेज करते थे और उसके बाद वो पोस्ट धीरे धीरे हेरिडेटरी होते चला जाता था। इस वजह से आम लोगों को जो था जस्टिस पाने में, न्याय पाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो नोबल क्लास के जो जजेस हैं वो अपने ही क्लास के लोगों के खिलाफ तो कभी कोई जजमेंट देंगे नहीं, ना तो नोबिलिटी क्लास ना ही प्रिविलेज क्लास या मोनार्क के खिलाफ कोई जजमेंट तो देंगे नहीं। तो इससे आम लोगों को, कॉमनर्स को जस्टिस पाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लॉज था वहाँ का। बायस्ड पनिशमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। बायस्ड पनिशमेंट, फ्रांस में कुछ लॉ ऐसा था जो कि अपने सब्जेक्ट्स के बीच में मतभेद करता था। इट मीन्स अगर कोई कॉमनर्स एक क्राइम कर रहा है तो उसे उस क्राइम की सज़ा मिलेगी, बट यदि सेम क्राइम नोबल क्लास के लोग द्वारा या एरिस्टोक्रेट फैमिली के द्वारा किया जा रहा है तो उसे उस क्राइम का सज़ा नहीं दिया जाएगा, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से भेदभाव वाला सिस्टम था जो कि बहुत ही गलत है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीकनेस था वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एब्सेंट। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन में भी और रूरल सेक्टर में भी। अर्बन में हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है एंड रूरल में पंचायत होते हैं। इनका काम जो लोकल इश्यूज़ हैं उनका देखरेख करना होता है, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, पार्क्स हो गया, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ छोटे जो लोकल लेवल पे तो होते हैं, उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट्स का होता है। अगर लोकल गवर्नमेंट ना हो तो क्या यह फिजिबल है कि हर छोटे इश्यूज़ के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करें, प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करें? और क्या उनके लिए भी पॉसिबल है कि इतने बड़े कंट्री के लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करते चलें? बिल्कुल नहीं। बट फ्रांस में ऐसा ही कुछ सिस्टम था। लोकल गवर्नमेंट एब्सेंट होने की वजह से जो लोकल इश्यूज़ भी थे वो भी कंट्रोल किए जा रहे थे पैलेस ऑफ वर्साइल से, मींस मोनार्क के कंट्रोल में था। इस वजह से लोकल इश्यूज़ को सॉल्व होने में काफ़ी डिले हुआ करता था। किंग भी जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था वहाँ के लोकल इश्यूज़ से, जिसके वजह से डेवलपमेंट वहाँ के लोगों का रुक गया था, स्लो हो गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो भी थे, सारे के सारे इश्यूज़ बाई 1789 वहाँ एक्यूमुलेट हो चुके थे, और इन सारे प्रॉब्लम्स का काफ़ी हद तक जो सॉल्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद किया गया। तो ये पॉलिटिकल कंडीशन था फ्रांस में 1789 से पहले। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो इकोनॉमिकल कंडीशन था, वहाँ की इकोनॉमी थी। सोशल पॉलिटिकल तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट आम लोगों को परेशान करने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है फ्रेंड्स वो है इकोनॉमी। तो फ्रांस का इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ही पुअर था। उसके रीजंस क्या क्या थे? तो पहला, लॉट्स ऑफ वॉर्स। लुई 14, लुई 15, लुई 16 ये तीनों किंग अपने अपने समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे अननेसेसरी वॉर्स भी किए इन्होंने। इस वजह से इनका जो ट्रेजरी था वो खाली हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रीज़न ये था। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस ब्रिटेन वॉर। लुई 15 अपने टाइम पे ब्रिटेन के साथ एक वॉर लड़ा
जो कि वह हार गया था। अब उस वॉर का रिवेंज लेने के लिए लुई 16 जब यूएस और ब्रिटेन वॉर लड़ रहे थे तो ब्रिटेन को हराने के लिए यूएस का सपोर्ट किया। ये बिल्कुल ही अनवाइज डिसीजन था फ्रेंड, क्योंकि इस वॉर में यूएस ने तो अपने 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करा लिया ब्रिटेन से, बट फ्रांस को कुछ भी नहीं मिला, जबकि इस वॉर में फ्रांस ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लिवरेज खर्च किए। तो ये एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था जिससे कि बचा जा सकता था, बट लुई 16 के बेवकूफ़ी ने फ्रांस को इस युद्ध में ढकेल दिया। तो लुई 14, 15, 16 ये इनके बारे में एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये कौन थे? तो एक फैमिली थी, बोरबॉन फैमिली, ये उनके मेंबर्स थे। इस फैमिली का इस्टेब्लिशमेंट फ्रांस में 1272 एडी में हुआ, और ये फैमिली ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि स्पेन में, पोर्टुगल में, लग्जमबर्ग में, यहाँ भी अलग अलग समय में रूल करते रही। ये फैमिली आज भी एग्जिस्टेंस में है। प्रेजेंटली इसके जो हेड हैं वो हैं लुई अल्फांसो डी बोरबॉन। इन्हें लुई 20 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल एक जगह है पेरिस से 17-18 किलोमीटर्स वेस्ट में। तो वहाँ पर लुई 14 जो था उसने एक बहुत ही भव्य, आलीशान और बहुत ही लग्जूरियस पैलेस बनवाया खुद के लिए। मीन्स अब जो प्रैक्टिकली जो कैपिटल हो गया था वो पेरिस ना होके था, और जो किंग का सीट था वो पैलेस ऑफ वर्साइल हो गया। ये पैलेस ऑफ वर्साइल 1682 से लेकर 1789 तक किंग का सीट रहा। मीन्स किंग वहीं बैठा करते थे, उनका कोर्ट वहीं होता था। तो इस पैलेस को भी मेंटेन करने में बहुत पैसे खर्च होते थे एनुअली, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैलेस था। इसे मेंटेन करने के लिए भी वहाँ के सरकार के फंड से बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। ये किंग का एक प्रकार से पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। 1789 तक वहाँ फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर हो चुका था, वॉर्स के वजह से और इनका खुद का खर्च के वजह से, जिसके वजह से वहाँ के किंग को अपने लोकल डेप्टर से बहुत सारे पैसे लेने पड़ गए थे, और अब वो उनका इंटरेस्ट पेमेंट करता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। एनुअली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अब जो वहाँ के गवर्नमेंट थी उसको जितना इनकम होता था उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वहाँ की इकोनॉमी का। नेक्स्ट देखते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, किसी भी सरकार को या किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि करने ही करने होते हैं, जैसे कि आर्मी मेंटेन करना होता है, किंग के कोर्ट को मेंटेन करना था, सैलरीज, अलाउंसेस वहाँ के जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनको देना होता है। तो इन सब में भी ये एक कंपलसरी खर्च है जो कि सरकार मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा था वहाँ के गवर्नमेंट का, जिस वजह से सारा बर्डन जो था वहाँ के ट्रेजरी पे गिर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉप फेलियर। 1788-1789 में बहुत ही हार्श विंटर पड़ने के वजह से वहाँ का क्रॉप फेल हो गया था, मींस अकाल पड़ गया था, जिस वजह से फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, और वहाँ के आम लोगों को खाने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी। 2 टाइम का खाना अरेंज करने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से फ्रांस का जो इकोनॉमी था 1789 तक बहुत ही पुअर स्थिति में चला गया था, और एक प्रकार से ये बैंकरप्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था, जिसका डायरेक्ट असर वहाँ के आम लोगों पे पड़ रहा था। तो ये इकोनॉमिकल कंडीशन देखा हमने। नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल। तो 17 से लेकर 19 सेंचुरी के दौरान पूरे यूरोप में एक मूवमेंट चला, फिलोसफिकल मूवमेंट था, जिसे कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट के नाम से जानते हैं। इस दौरान बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, स्कॉलर्स अपने नए नए आइडियाज़ को लेकर दुनिया के सामने आए। तो आइडियाज़ क्या थे उनके? तो उनका आइडियाज़ जो था वो बहुत ही साइंटिफिक बेस्ड था, लिबर्टी से, फ्रेटर्निटी से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इन सब बातों से संबंध रखता था।
और ये अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करते थे आम लोगों के बीच, कॉफ़ी हाउस में बैठकर, सैलून्स में बैठकर, पैम्फलेट, बुक्स, जर्नल्स ये सब प्रिंट करवा कर ये लोगों को एजुकेट किया करते थे। इन सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स का जो बेसिक एक कॉमन प्रिंसिपल था वो उस समय के प्रिवेलेंट सिस्टम को अंडरमाइन करना था। मींस चर्च के अथॉरिटी को और मोनार्क के अथॉरिटी को इन्होंने अपने आइडियाज़ से क्वेश्चन किया। बहुत सारे फिलोसफर्स हुए उस टाइम पर, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क, वोल्टायर, एडम स्मिथ, इमैनुअल कैंट, डेविड ह्यूम, आइजैक न्यूटन और भी बहुत सारे थिंकर्स हुए जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ को सामने रखा लोगों के। कुछ थिंकर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म, इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फ़िलासफ़र थे और एक डॉक्टर भी थे। इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे। एक जो इम्पॉर्टेंट है वो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट है। इस बुक में इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की पे सवाल उठाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूसो। रूसो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र थे। इन्होंने भी काफ़ी बुक्स पब्लिश किया। एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन के बीच का कैसा रिलेशन होना चाहिए उस पर फोकस किया है। नेक्स्ट मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी एक बुक लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में इन्होंने सेपरेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में बात किया है। मींस सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हमने पॉलिटिकल सिस्टम में देखा था कि फ्रांस में सेपरेट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं थे, तो मॉन्टेस्क्यू ने इसी विषय पे अपना थ्योरी दिया था। नेक्स्ट वोल्टायर। वोल्टायर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे अपनी बात रखी और सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। मींस गवर्नमेंट को और वहाँ के रिलीजन को अलग होना चाहिए, ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो था, एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, वो लोगों के मन में जो प्रिवेलेंट सिस्टम था उसके प्रति बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। और ये सारा आइडियाज़ हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखेंगे। इनका इम्पैक्ट बहुत रहा आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ओके, बैकग्राउंड टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल ये चारों बैकग्राउंड को अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जिसे मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।